देखो, एग्जाम्पल के तौर पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कुछ क्या ज़्यादातर पूरे फिजिक्स और मैथ में जो सिंप्लीफिकेशन होते हैं, न्यूमेरिकल क्या होते हैं, सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन में बच्चे फंस जाते हैं। वैसे तो आईएससी बोर्ड वालों को कैलकुलेटर अलाउड है, लेकिन फिर भी बेसिक कैलकुलेशन आना चाहिए, इसे कैलकुलेटर भी ठीक से चला पाओ। पता चला कैलकुलेटर में भी आप टाइम लगा रहे हो। बात समझ में आई? एग्जाम्पल के तौर पे भाई कैलकुलेटर कब इस्तेमाल करना है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ऐसा थोड़ी नहीं कि स्टार्टिंग से ही आप कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लो, जैसे ये आ गया क्वेश्चन, मतलब सिंप्लीफिकेशन आ गया ये। आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो और इस टाइप के सिंप्लीफिकेशन बहुत मिलेंगे, मतलब जनरली मिलेंगे ही मिलेंगे, मिलते रहेंगे, मैथ में भी फिजिक्स में भी इस टाइप के सिंप्लीफिकेशन। ये तो कुछ भी नहीं, ये अभी भी ईजी है, अभी भी ये ईजी चल रहा है, ठीक है ना। तो अब ऐसे सिंप्लीफिकेशन हमें कैसे करना है कम से कम टाइम में, क्योंकि सवाल टाइम का भी तो है, सवाल टाइम का भी है। तो सबसे पहले हमें सेम बेस ढूंढना है। हमें क्या ढूंढना है सिंप्लीफिकेशन में? सेम बेस। 10 सेम बेस मिल गई? हाँ मिल गई सर। जब सेम बेस होती है और दोनों के बीच रिलेशन डिवाइड होता है तो पावर आपस में क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। तो 23 वैसे रखो, 10 के ऊपर -3 वैसे रखो, और ये जो 23 था ये -23 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दो सेम बेस के बीच में क्या रिलेशन है? डिवाइड का। क्लास 7-8 की मैथ है ये कौन सी मैथ है? क्लास 7-8 की मैथ है। इसीलिए देखो पढ़ाई का एक सिस्टम बना हुआ है। क्यों? पहले चैप्टर वो दे दिया गया है ताकि यहाँ ना फंसो। अब यहाँ पे दिखाना पड़े 11th वाले बच्चों को तो मतलब फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। नीचे क्या आ रहा है? 6.023। तो कैलकुलेटर, अब देखो कैलकुलेटर भी कहाँ पर इस्तेमाल करना है वो भी ज़रा देख लो। अब ये हो गया 10 की ओर माइनस का 26, ठीक है, और ये हो गया 6.023, यहाँ तक आ गए। अभी भी तुम्हें दिक्कत है? अभी भी क्या दिक्कत सर? -26 सर, और नीचे डेसिमल भी है। नीचे क्या है? डेसिमल भी। कोई बात नहीं ना, नीचे डेसिमल इधर हटाओ, 3 जम हटाया, यहाँ पे 1 2 3 0 बढ़ा दो। क्या आपको कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। लो यहाँ तक आ गए। अब चाहो तो खासकर आईसी बोर्ड वाले अब जाके तुम लोग क्या कर सकते हो? कैलकुलेटर अब इस्तेमाल कर सकते हो। दिस डिवाइड बाई दिस, डिवाइड बाई 10 के आगे कितने 0? 26। लेकिन आपको आंसर इतने बड़े में नहीं दिखाना होता है। पावर जो चल रही चलाए रहो। आप क्या करो, बस ये डिवाइड कर लो, इतना डिवाइड कर लो, -26 है, या इधर कुछ 0 तुम्हें चाहिए तो ले भी सकते हो, ठीक है, वो आप कम ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हो। इन दोनों को डिवाइड करना है, जो भी आंसर डेसिमल में आएगा इंटू 10 की पावर -26 दिखा दो। आई बात समझ में? तो इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन आपको आना चाहिए। मैं और एक आध कराता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे 3.82 इंटू 10 की पावर -26 अपॉन 8.18 इंटू 10 की पावर -30, ठीक है, ये है। अब तो मैंने क्या कहा था? सेम बेस ढूंढो। मैंने क्या कहा था? सेम बेस ढूंढो। सेम बेस हमने ढूंढ लिया, 10 सेम बेस ढूंढ लिया। तो बेस सेम है, रिलेशन क्या है? डिवाइड या मल्टीप्लाई का? डिवाइड। पावर क्या होंगी? माइनस होंगी। पावर क्या होंगी? माइनस होंगी। तो 3.82 चाहो तो क्या करो, इसका डेसिमल इसका डेसिमल ख़त्म कर दो ना, क्या दिक्कत है? 1 2 1 2 हटा दो, 382 यहाँ आ जाएगा 818, है ना। अब 10 के ऊपर -26 तो पहले से है। अब पावर माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे? -30 को माइनस करेंगे। ये सबका ध्यान रखा करो। या सीधा इधर कह सकते हो -30 ऊपर आके +30 हो जाएगा, +30 हो ही रहा है, समझ गए ना। तो बेस सेम है, डिवाइड है, पावर माइनस होंगी, किसको माइनस करोगे? -30 को माइनस करोगे। 30 को ना कर देना, गलत हो जाएगा। तो अगले स्टेप में अब ये आप बोलो, अब देखो एक मिनट ना, यहाँ पे रुको, अभी मैं इसका ही बता रहा हूँ कैसे करना है। इनटू देखो -20 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो -26 यहाँ रफ में कर लो, -26 प्लस का 30 प्लस का 4, तो प्लस का 4 आ जाएगा। अब इन दोनों को डिवाइड करोगे, आंसर लिख दोगे। लेकिन आप क्या बोलोगे? सर ये 382 न्यूमरेटर नंबर छोटा है और डिनोमिनेटर नंबर बड़ा है, तो एक काम करो ना, यहाँ पे 4 0 है, 1 0 इसको दे दूँ, 3820 818 इंटू यहाँ बचेगा 10 की पावर 3,
अब ये नंबर छोटा हो गया, ये नंबर बड़ा हो गया, डिवाइड कर दो, जो भी डेसिमल में आंसर है आने दो, इंटू 10 की पावर 3 कर देना। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। समझ में आया? तो इस तरीके के जो सिंप्लीफिकेशन है ये आपको आने ही चाहिए, ये आपको आने ही चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कुछ ऐसा सिंप्लीफिकेशन दूं, पाई की वैल्यू थी यहाँ पर, ठीक है, ये एक सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है ना, कोई क्वेश्चन है उसका सिंप्लीफाई करने में ये एक आ गया इक्वेशन। ठीक है ना, इसको सिंप्लीफाई करना है, और शॉर्टेस्ट वे से करना है सिंप्लीफिकेशन। तो चलो करेंगे, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। चलो तो इसको तो यार कर ही लोगे, ठीक है, इसको तो कर ही लेना। इसका तो 3.14 हो जाएगा, पता ही हमें, यानी 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2, क्योंकि 1.2 के ऊपर कितनी पावर थी, 3 पावर थी, 3 बार मल्टीप्लाई तुम्हें करना पड़ेगा। अब यहाँ पे पहले से 10 के ऊपर -15 है और ओवरऑल 3 पावर भी है, अंदर पावर ब्रैकेट के, बाहर पावर ब्रैकेट के, मतलब ब्रैकेट के बाहर पावर अंदर पावर, तो आपस में क्या हो जाएंगी पावर, बोलिए, मल्टीप्लाई। 7-8 की मैथ है भाई, ये क्लास 7-8 की मैथ, 7 की मैथ है एक्चुअली में देखा जाए तो, एक्सपोनेंट चैप्टर है आपको। ठीक है ना, तो 10 के पावर -45 हो जाएगा, समझे, -15 इंटू 3। तो बस अब इसको तुम्हें सॉल्व करना है। ठीक है, इसको अलग सॉल्व कर लो, ये तीनों का मल्टीप्लाई अलग कर लेना, 12 इंटू 12 इंटू 12। ठीक है ना, अब यहाँ से चाहे तो अगर IC बोर्ड की बात करें तो आप फिर कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना, कैलकुलेटर आपको इस्तेमाल, मतलब आपको कैलकुलेटर दिया जाएगा यूज़ करने के लिए, तो आपको कैलकुलेटर यूज़ करना है, फिर अदरवाइज बेसिक मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2, 1 2 3 3 छोड़कर इसी में लगेंगे। और यहाँ पे माइनस का 45 चल रहा है, 10 के ऊपर -45 चल रहा है, उसे चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसे चलने दो। ठीक है, और लास्ट में आंसर। तो ठीक है, तो ये होते हैं सिंप्लीफिकेशन। ऐसे सिंप्लीफिकेशन आपको आने ही चाहिए, एनी हाउ आना चाहिए। ठीक है, तो इसकी कम से कम 3 से 4 बार प्रैक्टिस करना। आप अपनी फिजिक्स की बुक खोलना, उसमें बीच में से कोई भी क्वेश्चन पकड़ लेना, इसे सिंप्लीफाई वाले। ठीक है ना, वो क्वेश्चन तो बाद में हम लोग पढ़ेंगे, ऐसे ये सब आगे ना, ये सिंप्लीफाई कैसे करना है। तो यूपी बोर्ड और CBSE बोर्ड वाले को तो करना ही पड़ेगा, इसमें तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। या IC वाले को छूट है कि वो अलाउड है कैलकुलेटर, लेकिन कैलकुलेटर भी एक सिंप्लीफाई करने, एक हद तक के सिंप्लीफाई करने के बाद ही इस्तेमाल कर पाओगे। डायरेक्ट करोगे ना बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको, जैसे मैंने यहाँ से सिंप्लीफाई करके छोड़ दिया ना, इसके बाद चाहो तो कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हो। आएगा समझ में? तो चलो एक क्वेश्चन मुझे करके दिखाएंगे आप। सो अब हम लोग सीखने जा रहे हैं ग्राफ रीडिंग। क्या सीखने जा रहे हैं? ठीक है, देखो अभी हमने क्या सिखाया है आपको। देखो अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो मैंने आपको स्टार्ट किया था यूनिट कन्वर्जन से। ठीक है, आप शायद लेक्चर में नहीं थे, या फिर अब चलो मैं एक स्टार्टिंग तरीके से अगर मैं बात करूं, अगर आपको 11-12 की फिज़िक्स मैथ केमिस्ट्री को डील करना है तो बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम होने चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम होने चाहिए। सर बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे कि यूनिट कन्वर्जन, ये मालूम ही होना चाहिए, इसके बिना नहीं कर पाओगे। मतलब आपको लगेगा कि मतलब समझ में आ रहा है, एक्चुअली वो पॉइंट नहीं पकड़ पाओगे। दूसरी बात, SI और CGS यूनिट का मतलब मालूम होना ही चाहिए। SI और CGS यूनिट का कन्वर्जन मालूम होना ही चाहिए। ये दोनों भी मैं करा चुका हूँ। ठीक है, इसके अलावा स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब मालूम होना ही चाहिए। इसके अलावा स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब मालूम होना ही चाहिए, ये भी मैं करा चुका हूँ। ठीक है, इसके बाद सिंप्लीफिकेशन जो मैंने अभी जस्ट कराया आपको, सिंप्लीफिकेशन, पावर को डील करना, डिवाइड और मल्टीप्लाई करना, डेसिमल, ये आपको, ये तो खैर क्लास
4 5 6 7 की बात है, ये आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, इतने सारे हम बेसिक करा चुके हैं। अब हम लोग करने जा रहे हैं ग्राफ रीडिंग। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर ये नहीं पता है और आप सोचो कि हम डायरेक्ट 11 की हम फिज़िक्स पढ़ने लगे, तो फिर बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी आपकी। इन सब के बिना अगर आप ये सोचो कि हम पढ़ने लगे, ये बेवकूफ़ी होगी। ठीक है ना। बाद में डिफ्रेंशिएशन है, ये सब तो खैर क्लास 11 में ही है। ये सब 11 का पेज, पहला पेज ओपन करने से पहले मालूम होना चाहिए सारी चीज़ें। आप है ना कवर पेज छूने से पहले इतनी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, नहीं तो बेवकूफ़ी करोगे। तो ग्राफ रीडिंग, तो ग्राफ रीडिंग हम लोग समझेंगे क्योंकि पूरे 11th 12th में तुम्हें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट ग्राफ में दिए जाएंगे। काफ़ी कॉन्सेप्ट अगर आप देखोगे ना, ग्राफ भर भर के होंगे। मतलब ये देखो ग्राफ ही है, ये देखो है ना, दिख रहा है ना। मतलब ऐसा कोई पेज नहीं जा रहा है, ऐसा कोई पेज नहीं जा रहा है जहाँ पे तुम्हें ग्राफ एक्स वाई कोऑर्डिनेट ना दिया हो, एक्स वाई कोऑर्डिनेट तुम्हें ना दिया हो। ऐसा कोई पेज जा रहा है क्या? मुझे तो नहीं लग रहा है ना। सब में दिया हुआ है, सब में ग्राफ दिए हुए हैं, है ना। तो ग्राफ रीडिंग करना कुल मिला के बहुत अच्छे से आना चाहिए। चलो सर की बात मानेंगे। ठीक है, अब ग्राफ रीडिंग हम लोग करते हैं। हम लोग दो वे, मतलब हमारे पास दो कंपोनेंट या दो वे होते हैं, दो रिलेशन होते हैं। ग्राफ रीडिंग में दो रिलेशन होते हैं। क्या दो रिलेशन होते हैं? एक होता है डायरेक्ट रिलेशन और एक होता है इनवर्स रिलेशन। ठीक है, अगर आप कोई फॉर्मूला भी देखोगे तो फॉर्मूले में भी आपको पता चलेगा कि कुछ डायरेक्ट रिलेशन पर टर्म्स हैं और कुछ इनवर्स रिलेशन के टर्म्स हैं। तो इसी तरह ग्राफ में भी आपको डायरेक्ट रिलेशन, इनवर्स रिलेशन ये देखना ही पड़ता है। तो डायरेक्ट रिलेशन को अगर मैं ब्रैकेट में लिख दूं बिलो 90 डिग्री तो थोड़ा इजी नहीं पड़ेगा समझना। इनवर्स रिलेशन को मैं लिख दूं अबाउ 90 डिग्री तो क्या हमें रीडिंग करना इजी नहीं पड़ेगा? इजी पड़ेगा। ठीक है, बिलो 90 अबाउ 90 का मतलब मैं अभी बताता हूँ आपको। ठीक है, तो बिलो 90 अबाउ 90 ये याद रखना। अभी इसका मतलब आपको समझ में आएगा। तो डायरेक्ट रिलेशन, इनवर्स रिलेशन का मतलब मैं थोड़ा सा और बता दूं। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब होता है, डायरेक्ट रिलेशन मतलब ये होता है कि इफ वन क्वांटिटी इंक्रीजिंग सो अदर क्वांटिटी ऑल्सो इंक्रीजिंग, ये होता है डायरेक्ट। या फिर इफ वन क्वांटिटी डिक्रीजिंग तो अदर क्वांटिटी ऑल्सो डिक्रीजिंग। ये आपको समझ में आना चाहिए। ये होता है डायरेक्ट रिलेशन। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप एक चॉकलेट लेने गए हो, एक चॉकलेट 10 रुपए की मिल रही है तो दो चॉकलेट 20 रुपए की मिलेगी। चॉकलेट की क्वांटिटी बढ़ी तो टोटल प्राइस की क्वांटिटी भी बढ़ गई, तो डायरेक्ट रिलेशन होगा। ठीक है, ठीक इसी तरह अगर इनवर्स रिलेशन की बात करें, इफ वन क्वांटिटी इंक्रीजिंग तो अदर क्वांटिटी क्या होगा? डिक्रीजिंग हो जाएगा। या फिर अगर एक क्वांटिटी घट रही है तो दूसरी वाली क्वांटिटी क्या होगी? बढ़ेगी। ये होता है इनवर्स रिलेशन। ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्ट रिलेशन और इनवर्स रिलेशन फिर से मैं एग्जांपल ही बता देता हूँ यहाँ पे। एग्जाम्पल ये तो बता दिया मैंने क्या है चीज़। एग्जाम्पल, वन चॉकलेट 10 रुपए की, सो 5 चॉकलेट कितने की मिलेगी? 5 into 10 50 रुपीज़ की है। सही, चॉकलेट चोको कर दे, खे लगा दिया मैंने, चौक कर दिया, सॉरी। ठीक है ना। तो ये हमने देखा कि अगर हमने वन साइड क्वांटिटी बढ़ाई तो दूसरे साइड भी क्वांटिटी बढ़ गई। ये हमें समझ में आया। ठीक है ना। ये तो हो गया डायरेक्ट रिलेशन का एग्जाम्पल। ठीक है, अगर हम तो इसको फॉर्मूले में ये करें, फॉर्मूले में लिखे टोटल प्राइस बताओ कितने रुपए तुम्हें दुकान वालों को देना पड़ेगा, तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम लोग? बोलो, रेट
इनटू क्वांटिटी। इसका मतलब टोटल प्राइस से रेट का, फॉर्मूले को भी समझाने में बता रहा हूँ, टोटल प्राइस का रेट का कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। अगर रेट बढ़ेगा, मतलब चॉकलेट अगर समझे 20 रुपए की होगी तो भी ओवरऑल टोटल प्राइस बढ़ जाएगा, या फिर क्वांटिटी बढ़ेगी तो भी टोटल प्राइस बढ़ जाएगा। ये फॉर्मूले का मतलब समझ में आया कि रेट और क्वांटिटी दोनों भी टोटल प्राइस से डायरेक्ट रिलेशन में है, डायरेक्ट रिलेशन में। ओके सर, हाँ सर, डायरेक्ट रिलेशन के एग्जांपल के साथ में कहानी समझ में आ गई और फॉर्मूले का मतलब भी समझ में आ गया। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। एग्जांपल के तौर पे वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स बढ़ाओगे तो भी वर्क बढ़ जाएगा, या फिर डिस्प्लेसमेंट बढ़ाओगे तो भी वर्क बढ़ जाएगा, या फिर दोनों बढ़ा दोगे तो भी वर्क बढ़ जाएगा, क्योंकि फोर्स का वर्क से डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का वर्क से डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, चलो अब आते हैं इन्वर्स रिलेशन वाली बातें। अभी ग्राफ पर आएंगे, घबराना नहीं। कैसे मैं चीज़ों को, फॉर्मूले को किस तरह मैं ग्राफ में रिलेट करना सिखाऊंगा कि एक ग्राफ देख के पूरा कॉन्सेप्ट ही समझ जाओगे यार हो क्या रहा है, कहानी समझ जाओगे एक बार में। ठीक है, चलो इन्वर्स रिलेशन। एग्जाम्पल बताओ इन्वर्स का कि यार एक घट रहा है एक बढ़ रहा है। सोचो, जैसे कि एक वो घर बनाना है, एक वन हाउस बनाना है, ठीक है ना, वन हाउस बनाना है। अगर 5 लेबर मिल के उस हाउस को 30 दिन में बना पा रहे हैं, इसका मतलब हम कह सकते हैं अगर लेबर बढ़ा दें, लेबर 10 कर दें, क्या वो 15 दिन में घर पूरा नहीं हो जाएगा? लेबर को 10 कर दें, बढ़ा दें लेबर को उसी एक घर को बनाने के लिए, मतलब यहाँ पर हमने क्वांटिटी बढ़ाई तो यहाँ पर क्वांटिटी घट गई। ये हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इन्वर्स रिलेशन है, ये इन्वर्स है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। भाई स्पीड और डिस्टेंस में क्या हमेशा रिलेशन इक्वल टू से देखा जाता है, इसे मत देखना। हमेशा रिलेशन कैसे देखेंगे? इक्वल टू से। स्पीड और डिस्टेंस में क्या रिलेशन है? डायरेक्ट है, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो न्यूमरेटर में है, लेकिन स्पीड और टाइम में क्या रिलेशन है? कैसे बता रहा हूँ मैं, कैसे मैं बता रहा हूँ, देखो। कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट। ये कौन सा रिलेशन है? इनवर्स। देखो एग्जाम्पल के तौर पे आपने समझो टाइम है हमारे पास कितना है, 1 आवर ही है। टाइम को हमने क्या कर दिया? कांस्टेंट कर दिया, टाइम को छुपा दो। 1 घंटे में हमें, तुम्हारे 2 डिस्टेंस है, लखनऊ और दिल्ली, ठीक है, 80 किलोमीटर और 250 किलोमीटर, ठीक है ना। अब 1 घंटे में तुम 80 किलोमीटर जा पा रहे हो। 1 घंटे में कितनी दूर जा पा रहे हो? एक पर्टिकुलर स्पीड से, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 80 किलोमीटर तय कर पा रहे हो 1 आवर में। तुमने डिस्टेंस बढ़ा दिया, तुमने डिस्टेंस कर दिया 250 किलोमीटर, तुमने डिस्टेंस कर दिया, टाइम तुम्हारा 1 आवर, टाइम को छुपा दिया, टाइम को कांस्टेंट कर दिया। अब तुमने डिस्टेंस बढ़ाया और 1 आवर में ही उस डिस्टेंस को कवर करना है, 1 आवर में ही उस डिस्टेंस को कवर करना है 250 किलोमीटर को, तो क्या स्पीड तुम वही चलाओगे गाड़ी? अब गाड़ी तुम्हें स्पीड बढ़ाना नहीं पड़ जाएगा? इसका मतलब डिस्टेंस बढ़ाओगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, बढ़ानी पड़ेगी। अगर टाइम 1 आवर ही है तुम्हारे पास, टाइम को फ्रीज कर देना हमने, हमें रिलेशनशिप किस में देख रहा है? स्पीड और डिस्टेंस में। तो डिस्टेंस बढ़ाओगे भाई स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड से बढ़ाना पड़ जाएगा अगर 1 घंटे में वो डिस्टेंस कवर करना है। चलो अब तुमने डिस्टेंस को फिक्स कर दिया, समझो तो डिस्टेंस फिक्स कर दिया, डिस्टेंस को कर दिया तुमने 80 किलोमीटर फिक्स है, कांस्टेंट है। अब तुम्हें स्पीड और टाइम में रिलेशन देख रहे हैं। अगर तुम्हें 1 घंटे का टाइम है तो स्पीड तुम्हारी 80 किलोमीटर पर आवर है। अगर टाइम तुम्हें हम ज़्यादा दे दें, यार लखनऊ जाना है 80 किलोमीटर जाना है, तुम 1 घंटे तुम जाओ आराम से 3 घंटे में, तुम्हें कितनी देर में पहुँचना है? 3 घंटे। तुम्हें टाइम बढ़ा दिया तो स्पीड तुम्हें क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी। तुम आराम से जाओगे, अब की बार लखनऊ तुम आराम से जाओगे। तो यहाँ से ये समझ में आया कि टाइम बढ़ाने से स्पीड को हमें कम करना पड़ रहा है। इसका मतलब ये समझ में आया
कि इक्वल टू से कोई भी इक्वल टू के अपोजिट कोई भी चीज़ अगर डिनोमिनेटर में उसका रिलेशन क्या होता है, इन्वर्स होता है। फॉर्मूले को पहचानना सीखो, फॉर्मूले को रीड करना सीखो। आई बात समझ में? आ गई बात समझ में। चलो ये तो बेसिक। अब हम देखेंगे ग्राफ। तो ग्राफ मैंने क्या कहा, डायरेक्ट रिलेशन मतलब बिलो 90, इन्वर्स रिलेशन मतलब अबाव 90। अगर कोई लाइन अबाव 90 है मतलब वो इन्वर्स रिलेशन बता रहा है, अगर कोई रिलेशन बिलो 90 है मतलब वो डायरेक्ट रिलेशन बता रहा है। ठीक है, देखो एक मैंने ये ग्राफ बनाया और एक मैंने ये ग्राफ बनाया। अगर मैंने लाइन यहाँ पर कुछ इस तरीके से कर दी और यहाँ पे लाइन कुछ इस तरीके से है, ठीक है, तो तुम्हें एक आसान ट्रिक बता रहे हैं। अगर तुम्हें ग्राफ बताना है कि कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इन्वर्स है, तो देखो ये तुम्हारे दो हाथ है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड। इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, थोड़ा सा इंक्लाइन करो, हैंड को क्या करो, थोड़ा इंक्लाइन करो। तो राइट हैंड वाला इंक्लिनेशन है राइट हैंड, राइट मतलब सच्चा, मतलब सीधा, मतलब डायरेक्ट। तो ये होता है डायरेक्ट रिलेशन। राइट हैंड क्या होगा और लेफ्ट हैंड क्या होगा। अब ये लाइन तुम्हारी कैसे मैच कर रही है, लेफ्ट से मैच ऐसे रखा, कैसे मैच कर रही है, लेफ्ट से तो मैच ही नहीं कर रही बिल्कुल, राइट से ऐसी लग रही कुछ, मतलब डायरेक्ट रिलेशन हुआ। ये क्या हुआ, डायरेक्ट रिलेशन हुआ। जो लाइन देखो ये लेफ्ट से मैच कर रही है मतलब इन्वर्स रिलेशन हुआ। खेल खत्म, खेल खत्म हो गया। ग्राफ को रीड करना तुमने सीख लिया। एक छोटी सी ट्रिक से तुमने ग्राफ को रीड करना सीख लिया कि सर ये ग्राफ तो बता रहा है डायरेक्ट रिलेशन, सर ये ग्राफ तो बता रहा है इन्वर्स रिलेशन, है ना, है ना सर। ठीक है, तो देखो अब इससे पता चलो क्या लाइन से फिर भी कुछ और भी तो फीलिंग आनी चाहिए हमारे पास, आएगी और फीलिंग। अच्छा मैंने एक और चीज़ बताई थी, बिलो 90 अबव 90। क्या ये बिलो 90 नहीं है? देखो ये होता है बाय डिफ़ॉल्ट एक्स, अगर कोई भी ग्राफ में हॉरिजॉन्टल जो होता है वो एक्स होता है, वर्टिकल वाई होता है, ये हमेशा होता है ज़िंदगी भर के लिए। नीचे जाओगे तो माइनस वाई, ये समझो ओरिजिन है, और इधर जाओगे तो माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो अब ये बिलो 90 अबव 90 है, एक्स के पैर, ये एक्स लाइन भी थोड़ा ऊपर सरका दें, इसको ऊपर सरका दें, ऐसा क्या दिक्कत है, कोई पैरेलल शिफ्टिंग कर दो। ठीक है, ये एक्स है ये भी एक्स है, कोई दिक्कत नहीं हो। देखो ये बिलो 90 नहीं हो रहा है, अरे भाई बिलो 90 हो रहा है ना। हमेशा जो एंगल देखा जाता है वो एक्स के पॉजिटिव साइड से देखा जाता है, इधर से मत देख लेना, गलत हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ इसी के लिए नहीं है, अभी आगे बड़ी बड़ी मैथ बड़ी बड़ी जब पढ़ोगे ना फिजिक्स, ये कॉन्सेप्ट सबके लिए है। हमेशा एक्स के पॉजिटिव साइड से एंगल लेना, इधर से नहीं लेना है, हमेशा इधर से लेना है। तो क्या ये बिलो 90 जैसा नहीं दिख रहा है? हाँ सर ये बिलो 90 जैसा दिख रहा है। अगर यही लाइन को हम ये एक्स को ऐसे पैरेलल शिफ्टिंग कर दें, ऐसे कर दें, ठीक है, एक्स ही है बस पैरेलल शिफ्टिंग की है, या ये लाइन को थोड़ा और बढ़ा दो, एक्सटेंड कर दो ऐसा, एक्स को काटेगा नहीं काटेगा। तो ये देखो क्या ये अबव 90 जैसा नहीं दिख रहा है? अबव 90 डिग्री जैसा नहीं दिख रहा है? अबव 90 डिग्री दिख रहा है मतलब ये इन्वर्स रिलेशन हो गया। ये बिलो 90 जैसा दिख रहा है, इतनी तो फीलिंग आएगी एंगल की। क्लास 3, 4, 5 पढ़ा हुआ है तुमने, है ना। बिलो 90 मतलब डायरेक्ट है, तो ऐसे भी देख सकते हो, लेफ्ट हैंड राइट हैंड से भी देख सकते हो। अगर और घुसना है और घुसा देंगे भैया, और चलो बेटा कि सर डायरेक्ट में बिलो 90 ही क्यों हो रहा है, सर इन्वर्स में अबव 90 ही क्यों हो रहा है ना। तुम्हारे अंदर बहुत क्यूरियोसिटी भरी हुई है होलसेल में। ठीक है, चलो क्यों हो रहा है बिलो 90, क्यों अबव 90 हो रहा है, चलो अच्छा ठीक है। ये लाइन ऐसे ही क्यों बन रही है डायरेक्ट वाली, ऐसे क्यों नहीं बन रही, चलो अच्छा ठीक है। देखो बेटा अगर हम दो रिलेशन देख लें, समझो क्वांटिटी और प्राइस का, टोटल क्वांटिटी और टोटल प्राइस का, ठीक है। मैंने ये एक लाइन वाई वाली बनाई लाइन, ये है समझो टोटल कॉस्ट और ये है क्वांटिटी परचेज्ड। ओके ओके सर, ओके। तो 1 2 3 4 5 6 7, चलो चॉकलेट वाला एग्जांपल ले लेता हूँ। एक चॉकलेट 10 रुपए की, यहाँ पे 10 पीस लिख दो, 10 दे दो, मतलब गैप दे दो,
ठीक है, जिस हिसाब से रेट है, जैसे 10 रुपये के हिसाब से रेट है चॉकलेट, 10-10 का गैप दे दो। कुछ 100 रुपये की है, 100 रुपये, 300 रुपये, तो 100 गैप दे देते। इतना ग्राफ तुमने सीखा होगा, बात समझना भाई। एक चॉकलेट, अब देखो ग्राफ को हम प्लॉट करने जा रहे हैं। एक चॉकलेट कितने रुपए की? 10 रुपये की। एक चॉकलेट, ये क्वांटिटी परचेज खरीदी तो 10 रुपये की खरीदेंगे हम। 2 चॉकलेट खरीदेंगे, कितने खरीदेंगे? 20 रुपये की। बढ़ जाएगा रेट, ए 20 रुपये की। 3 चॉकलेट, ए 30 रुपये की। 4 चॉकलेट, ए 40 रुपये की। देखो 40 रुपये है ना, 4 चॉकलेट 40 रुपये। 5 चॉकलेट, ए 50 रुपये की। भाई ये पॉइंट को जोड़ दो, जोड़ दिया, डायरेक्ट रिलेशन आया कि नहीं आया? टोटल कॉस्ट ऑफ क्वांटिटी परचेज डायरेक्ट रिलेशन आया कि नहीं आया? कि जितनी तुम क्वांटिटी बढ़ाते जाओगे टोटल कॉस्टिंग भी बढ़ती जाएगी। यही तो डायरेक्ट रिलेशन है। बिलो 90 वाली लाइन आई कि नहीं आई बनकर? हाँ या ना बोलेंगे? आई है, इसलिए बिलो 90 को हम लोग डायरेक्ट रिलेशन बोलते हैं। इनवर्स का भी एक एग्जाम्पल दे देते हैं, इनवर्स का भी एक एग्जाम्पल दे देते हैं। चलो, इनवर्स के लिए क्या दे दो मालूम है? इनवर्स के लिए दे दो तुम चलो टाइम और वेलोसिटी का दे दो। टाइम, वेलोसिटी। टाइम यहाँ पे 0, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। वेलोसिटी 10, 20, 30, 40, 50, ये वेलोसिटी यहाँ लिख दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। तुमने क्या किया था जब तुमने किसी गाड़ी को देखा, कोई गाड़ी तुम्हारे घर की तरफ आ रही है, कोई गेस्ट आ रहे घर की तरफ, ठीक, तुमने थोड़ा दूर से देख लिया उन्हें, तुमने पहले सेकंड में दूर से देख लिया वो गाड़ी है ना, गेस्ट है ना, गेस्ट आपके आ रहे हैं, तुमने विंडो से झाँक कर देख लिया, गैलरी से देख लिया आ रहे हैं। जब तुमने देखा पहले सेकंड में, तब उनकी वेलोसिटी कितनी थी? 50 मीटर पर सेकंड थी। कितनी वेलोसिटी थी? 50 मीटर पर सेकंड। तुमने दूर से देख लिया, हाँ वो हमारी तरफ आ रहा है, हमारे घर में आ रहे हैं। तो पहले सेकंड में, जब पहले सेकंड तुमने देखा, तब उनकी वेलोसिटी कितनी थी गाड़ी की? 50। अब वो तुम्हारे घर की तरफ आ रहे, क्या वो धीरे धीरे ब्रेक नहीं मारेंगे? ब्रेक मारेंगे, अपनी वेलोसिटी को कम नहीं करेंगे? कम करेंगे। तो जब 2 सेकंड हुए तो तुमने ऑब्जर्व किया 2 सेकंड में उनकी गाड़ी की स्पीड 40 हो गई, कम की, यानी ब्रेक मारते जा रहे हो। फिर 3 सेकंड हुए तो तुमने ऑब्जर्व किया 3 सेकंड में उनकी गाड़ी की स्पीड 30 हो गई। फिर 4 सेकंड हुआ, 4 सेकंड तुमने देखा उनकी गाड़ी की स्पीड 20 हो गई। फिर 5 सेकंड हुआ, 5 सेकंड तुमने देखा उनकी गाड़ी की स्पीड 10 हो गई। फिर 6 सेकंड में उनकी गाड़ी की स्पीड 0 हो गई, मतलब ब्रेक पूरा मार दिया, पूरी रुकी गाड़ी। अब बात समझ में आई कि यहाँ पर वेलोसिटी और टाइम में जब हम ब्रेक मार रहे हैं, जब हम ब्रेक मार रहे हैं तो इन्वर्स रिलेशन मिल रहा है। तो इन्वर्स रिलेशन में आप सारे पॉइंट को जोड़ दो, आया ना इन्वर्स। तो इन्वर्स रिलेशन अपने आप में क्या कह रहा है? ये ग्राफ को तुम रीड करने जाओगे तो ये ग्राफ कह रहा है कि टाइम के साथ में वेलोसिटी कम होती जा रही। टाइम तो कम नहीं हो सकता मेरे भाई, टाइम कहाँ कम हो जाएगा? टाइम को तुम कम कर सकते हो? टाइम को पीछे ले जा सकते हो? नहीं, टाइम को तुम्हें ऐसे ही जाना पड़ेगा। तो टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन वेलोसिटी कम होती जा रही है, क्योंकि इन्वर्स तुमने दूर से ही देख लिया भाई, ये लेफ्ट हैंड है, मतलब टाइम बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम होगी, मतलब ब्रेक मारा जा रहा है। तुमने दूर से एक पल में निकाल लिया, एक पल में निकाल लिया। और यहाँ पर ये कहानी होती, यहाँ पर टाइम होता है, यहाँ पे वेलोसिटी होती है और लाइन ऐसे होती। इसका मतलब गाड़ी एक्सेलरेट कर रहे हो तुम, टाइम के साथ में वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। तो ग्राफ देख के कहानी को समझो। ग्राफ देखकर अक्सर बच्चे 11th 12th में आ जाते हैं, फंसे रहते हैं, उनको नहीं वो अप्रोच से समझ पाते, वो चीज़ करते तो हैं, रिजल्ट भी ठीक आ जाता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक से मतलब हाँ 60-70 वाला, 60-70 ही वाला आएगा फिर अगर ऐसे पढ़ाई करोगे। तो चीज़ों को फील करना सीखो, अप्रोच समझो। एक अप्रोच होता है 11th 12th की पढ़ाई करने का, 9th 10th के जैसे पढ़ाई नहीं कर सकते हो आप। जबकि 9th 10th में ग्राफ थे। अब आप खुद अपनी नॉलेज को अपडेट करो। क्या उस टाइम ये ग्राफ समझे थे? नहीं समझे थे, आपको नहीं समझे थे, नहीं टीचर उतना डीपली आपको सिखाया। जबकि थे ग्राफ, 9th में भी थे, 10th में भी थे। अब 11th 12th के आके पढ़ाई टोटल कॉन्सेप्ट बेस में हो गई है ना, टोटल कॉन्सेप्ट बेस में हो गई। फिर आप ऐसे क्वेश्चन को रट के नहीं कर सकते, किसी हाल में नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये आज ग्राफ रीडिंग हमने सिखा दिया आपको। तो कुछ बुक से भी एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ।
इतना ही नहीं पूरा होगा। देखो यहाँ दिया हुआ डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम के ग्राफ में क्या हो रहा है, ये दोनों जो लाइन है ये डायरेक्ट रिलेशन है कि इनवर्स है? राइट हैंड और लेफ्ट हैंड? पहली वाली अरे बिलो 90 या अबव 90 बताओ भाई। एक्स में एंगल ये अबव 90 बन रहा है, ये अबव 90, तो ये 90 होता है, ये होता है 90। सब 90 के अंदर नहीं दिख रहे हैं तुम्हें, तो बिलो 90। और राइट हैंड लेफ्ट हैंड रखो ना मेरे भाई, राइट हैंड आ रहा है मतलब डायरेक्ट रिलेशन हो रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि टाइम के साथ में डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। टाइम के साथ में डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन एक ए है और एक बी है, एक तुम हो एक तुम्हारा फ्रेंड है। अब यहाँ से अच्छा बताओ, ग्राफ को रीड करना मैंने क्या सिखाऊंगा मैं, तुम यहाँ पर बताओ कौन तेज भाग रहा है, ए या बी? बोलो, ए या बी? ए भाग रहा है तेज। कैसे सर, कैसे? देखो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है। अच्छा ये जो ए और बी में कौन डिस्प्लेसमेंट के पास ज़्यादा चुपका हुआ है? ए वाला है ना, ऐसे ज़्यादा है, बी वाला इधर ज़्यादा है, ए वाला इधर ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि ए वाला में डिस्प्लेसमेंट को ज़्यादा रीड कर रहा है, ए वाला उतने ही टाइम में डिस्प्लेसमेंट को ज़्यादा कवर अप कर रहा है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट की तरफ ज़्यादा है ना, ठीक है ना। बात समझ में? कैसे देखो, अगर तुम स्केल रख के भी देखोगे अभी पता चल जाएगा। दोनों लाइन के लिए स्केल रख के भी देखोगे, कोई बात नहीं, चलो मैं पेन रख के देखता हूँ। देखो जैसे 1 सेकेंड हुआ, 1 सेकेंड में बी वाला, ये देखो 1 सेकेंड में बी वाले को ऐसे रीड करो, 1 सेकेंड बी वाला कितना मीटर गया, 10 से कम ही है, 5 से भी कम है। लेकिन वही 1 वाले में ए तक टच करोगे तो 10 तक जा रहा है कम। 3 वाले में देखो, 3 वाले में 3 सेकेंड में, 3 सेकेंड में रुके, इधर मुड़ जाओ, ये 10 मीटर, यानी 3 सेकेंड में बी वाला कितना दूर गया, 10 मीटर गया। 3 सेकेंड में बी वाला, देखो 3 सेकेंड में ऐसे जाओ, जहाँ बी की लाइन आई रुक जाओ, अब इधर आ जाओ, डिस्प्लेसमेंट की तरफ घूम जाओ, ये 10 मीटर। 3 सेकेंड, अब 3 ए वाला में जाओ, लो 20 मीटर चला जा रहा है, ये वाला 20 मीटर चला जा रहा है। ये होता है बेटा ग्राफ रीड करना। सारी कहानी तुम्हें ग्राफ बताई दे रही है। अब क्या तुम इसी ग्राफ को तुम क्या वर्डिंग में इंग्लिश में लिख नहीं पाओगे? लिख लोगे। एक्चुअली में क्या हो रहा है ये लिखा ही हुआ है। यहाँ जो तुमने ग्राफ रीड करके सीखा है ना एक नज़र में, उसे लिख देना है। तो याद कहाँ करना हुआ, थ्योरी कोई भी याद करना जैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। दिमाग से निकालना भी याद करना जैसा कुछ है। याद क्या करना मालूम है? फॉर्मूले। इतने भर के फॉर्मूले हैं, इतने होलसेल में फॉर्मूलेज हैं, फॉर्मूले याद करने हैं तुम्हें, और रटना कह लो कुछ भी कह लो, उसे तुम्हें मेमोराइज़ करना है। बहुत 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 पक्का वाला मेमोराइज़ करना है, ठीक है। तो चैप्टर हम लोग डील करने का तरीका पता ही आप लोगों को, जो बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं। हम लोग एक चैप्टर को 2 बार अच्छे 3 स्लॉट में ख़त्म करते हैं। पहली बार आपको हम डिजिटल देंगे, उसके बाद डायरेक्ट ऑफलाइन सिखाएंगे, उसके बाद जो भी डाउट क्लियरिंग होगा वो डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, ठीक है। फिर लास्ट में एग्ज़ाम प्रिपरेशन के जो रिवीजन नोट्स होते हैं, जो लास्ट में मैंने 10th में भी दिए थे, वो तो बात ही अलग है उनकी। उसमें हम लोग क्या करेंगे, पूरे एक चैप्टर का 2-2 पेज में सिकोड़ के ला के रख देंगे, अब पूरे चैप्टर को 2-2 पेज में ख़त्म कर देंगे। तो आप बोलोगे सर अभी आप डायरेक्ट क्यों नहीं कर देते हैं? तो अगर हम डायरेक्ट 2 पेज में पूरे चैप्टर ख़त्म करेंगे आपको समझ ही में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक चैप्टर को हम लोग 3-3, 4-4 स्लॉट में पूरा करेंगे। पहले डिजिटल लेक्चर चलेंगे, उसके बाद डायरेक्ट लेक्चर चलेंगे, उसके बाद डाउट सेशन होगा, उसके बाद रिवीजन और एग्ज़ाम प्रिपरेशन कराई जाएगी, ठीक है। जिससे कि चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से पक्के से पक्का समझ लो, ठीक है। अच्छा एक सवाल और नहीं आपके दिमाग में गूंजा कि सर ना तो ऐसा हो ना तो ऐसा हो, लाइन अगर ऐसे आ जाए सीधी खड़ी हुई या सीधी लेटी हुई आ जाए तो कैसे रीड करना है, ठीक है। तो देखो भाई अगर सीधी लेटी हुई आ गई लाइन, समझो डिस्प्लेसमेंट और टाइम में क्या हो रहा है मालूम है? यहाँ पर टाइम रुक सकता है क्या? नहीं, टाइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तुम बढ़ रहे हो क्या? नहीं। पहले सेकंड में भी 30 मीटर दूर थे, दूसरे सेकंड में भी 30 मीटर दूर हो, चौथे सेकंड में भी 30 मीटर दूर हो, यानी तुम वहीं पर रुके हुए हो।
यानी कि तुम वहीं पर रुके हुए हो, तुम टाइम पास कर रहे हो कहीं पर रुक कर, ये बात हुई कुल मिलाकर। ठीक है ना। ऐसे ग्राफ, अगर हम ग्राफ को ऐसा बना दें सीधी लाइन, तो भाई टाइम वाले ग्राफ में सीधी लाइन बनना पॉसिबल ही नहीं, टाइम को रोक नहीं सकते, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है, टाइम 3 सेकेंड ही है। इट इज़ नॉट पॉसिबल, बट अदर दूसरी क्वांटिटी में पॉसिबल है अगर टाइम नहीं है तो। ठीक है, कोई ग्राफ को रीड करना, मतलब ये जो इतनी बड़ी इंग्लिश लिखी है ना, तुमने एक नज़र में समझ लिया। ये इतनी बहुत से जो लिखी है ना, एक पेज के बराबर, तुमने एक नज़र में समझ लिया हो क्या रहा है। भाई ये टाइम है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। पहले क्या हो रहा है, तुम कहीं पर जा रहे हो दूर, ठीक है, स्पीड तुम्हारी ज़्यादा थी। क्यों स्पीड ज़्यादा थी? कि कम टाइम में बहुत ज़्यादा तुमने कवर किया। बाद में ए से बी में थोड़ा झुक गया, टाइम की तरफ झुका, मतलब टाइम ज़्यादा ले रहे हो, टाइम की तरफ झुका ना, टाइम ज़्यादा ले रहे हो, मतलब टाइम ज़्यादा ले रहे हो, मतलब धीरे चल रहे हो, ठीक है, लेकिन अभी भी आगे बढ़ रहे हो, अभी भी आगे बढ़ रहे हो, इधर जा रहे हो मतलब आगे बढ़ रहे हो अभी भी। फिर बी से सी में तुमने क्या किया, बी से सी में सर टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन हम कहीं आगे बढ़ ही नहीं रहे। यहाँ पर भी उतने मीटर में, सी में भी उतने मीटर, अच्छा खासा टाइम हमने गंवा दिया। ठीक है, कोई काम था कर लिया तुमने, शॉपिंग तुमने कर ली, ठीक है। फिर सी से भी में उल्टा ग्राफ आया, टाइम तो बढ़ ही रहा है, टाइम तो बढ़ेगा ही, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पीछे आ रहे हो, वापस पीछे आ रहे हो, मतलब घर वापस आ रहे हो, वापस डिस्प्लेसमेंट 0 आ गया, 0 मतलब वापस में अपने घर आ गए। तो यही कहानी पूरी इंग्लिश में लिखी हुई थी। ये था खेल ग्राफ का रीड करने में। ठीक है, तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है, इसको प्रैक्टिस करो, भर भर के प्रैक्टिस करो।